ये कहानी है एक ऐसे एलियन की जो ब्रह्मांड में किसी और गैलेक्सी से धरती पर आ जाता है क्योंकि उनकी अपनी गैलेक्सी खत्म हो चुकी थी। वो एलियन दिखने में लगभग इंसान के जैसा ही था, लेकिन अब उसे धरती पर कब्जा करने के लिए सभी इंसानों और जानवरों को अपना गुलाम बनाना था। क्या वो अपने इस मिशन में सफल हो पाएगा या नहीं, या फिर इंसान उसे मार पाएंगे? चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को सिटी के एक रेस्टोरेंट से, जहां पर ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड एलिना के साथ बैठा बातें कर रहा था। ओलेग अपनी तारीफ में एलिना को बताता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है। ओलेग की इन सभी बातों से एलिना काफी इम्प्रेस होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ हमें एक एरोप्लेन को दिखाया जाता है जो कि लैंड करने वाला ही था कि तभी अचानक उसका इंजन काम करना बंद कर देता है और वो एरोप्लेन सीधे जमीन पर जा गिरता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर चुकी हैं और ऐसे ही देखते सभी जगह की बिजली चली जाती है और सारी दुनिया ब्लैकआउट हो जाती है। लेकिन पूरी धरती पर कुछ जगहें अभी भी ऐसी थी जहां बिजली मौजूद थी, जिनमें से एक मॉस्को सिटी भी था। मॉस्को सिटी की न्यूज में दिखाया जाता है कि उनका पूरी दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है। किसी को भी नहीं मालूम चल पा रहा था कि वहाँ के हालात कैसे हैं। ओलेग भी इसी न्यूज को देख रहा था, लेकिन उसे लगता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है। जिसके बाद ब्लैकआउट एरिया को क्वारंटाइन जोन का नाम दे दिया जाता है और जिन जिन एरियाज में लाइट थी उन एरियाज को सर्किल ऑन ऑफ लाइफ का नाम दे दिया जाता है। मॉस्को गवर्नमेंट क्वारंटाइन जोन की कंडीशन जानने के लिए ड्रोन्स को वहां भेजती है, लेकिन रास्ते में ही सारे ड्रोन्स बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अब उनके पास आर्मी को भेजने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही सारे सोल्जर्स वहां लैंड करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ब्लैक आउट होने के तुरंत बाद क्वारंटीन जोन के सारे लिविंग थिंग्स जैसे फिश, कैट, डॉग इंक्लूडिंग ह्यूमन रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके हैं, मानो कि पूरा शहर पल भर में कब्रिस्तान बन गया हो। सोल्जर्स छानबीन कर ही रहे होते हैं, तभी एक सोल्जर पर कोई अनकवन व्यक्ति अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड करके उसके वेपन्स के साथ वहां से भाग जाता है। सभी लोग उस पर गोलियां भी चलाते हैं, जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे सभी सोल्जर्स को रियलाइज होता है कि वो किसी आम खतरे से नहीं जूझ रहे। और देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन किसी को भी अभी ये पता नहीं चल पाता कि वो किस बड़े खतरे से जूझ रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट सारे स्पेशल फोर्सेस को वापस एक नए मिशन ज्वाइन करने के लिए बोलती है। जिसके बाद हमें इस मूवी के एक और लीडिंग कैरेक्टर यूरी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। यूरी की माँ को भूलने की बीमारी थी, उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही यूरी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ को पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर मिशन पर निकल पड़ता है। जिसके बाद सोल्जर्स का एक नया बैच बनाया जाता है, जहां लेफ्टिनेंट मरीना क्वारंटीन जोन से मिली डेड बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट का खुलासा करते हुए सभी सोल्जर्स को बताती है कि उन सभी की डेथ न्यूरोटॉक्सिक जहर के कारण हुई है, क्योंकि उनकी अपनी बॉडी ने खुद से ही उन्हें पैदा किया था, क्योंकि किसी रहस्यमयी चीज ने उनकी बॉडी को ऐसा करने पर मजबूर किया था। दिन ढलते ही सारी स्पेशल फोर्सेस क्वारंटीन जोन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस फोर्स में ओलेग भी शामिल था। तब उसे वहां उसकी हाल ही में बनी गर्लफ्रेंड एलिना दिखाई पड़ती है, जो एक डॉक्टर थी और वो भी इनके साथ जाने वाली थी। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सारे सोल्जर्स अपनी पोजीशन लेकर जंगल की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट मरीना बताती है कि जंगल से कोई चीज काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है, जो कि साइज में उससे काफी बड़ी है। तभी वो सारे जीव सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और सारे सोल्जर्स भी अपने बचाव में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। फिर हमें ये पता चलता है कि वो सारे जीव जंगली भालू थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भालुओं ने झुंड में उन पर हमला क्यों किया था। नेक्स्ट सीन में हमें ओलेग को दिखाया जाता है, जो कि बीती रात इंजर्ड हो गया था और उसकी गर्लफ्रेंड एलिना उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। वैसे ये वाली ट्रीटमेंट बाकी के ट्रीटमेंट से थोड़ी हटकर थी। एनीवे, बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। शहर के दूसरे हिस्से में साशा नाम का एक लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था। ब्लैक आउट होने के बाद से साशा के साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। उसे बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। वो काफी अजीबोगरीब चीजें भी देखता था।
जिसमें कोई गंजा आदमी उसे तंग कर रहा होता है। दरअसल ब्लैक आउट के बाद साशा के पास कुछ सुपर पावर आ गई थी। आंख खुलते ही उसके सामने जिनिया नाम का एक आदमी आता है जो कि खुद को उसका दोस्त बताता है। वो उसे बताता है कि ये सब वेव अटैक के कारण हो रहे हैं। पहले वेव ने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ठप कर दिया, दूसरे वेव ने सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया और तीसरे वेव से क्वारंटीन जोन में जो भी सर्वाइवल रह गए हैं वो वेव्स उन लोगों के थ्रू अपने ही लोगों पर अटैक करने को मजबूर कर देगा, क्योंकि वो लोग हमेशा के लिए एक पपेट की तरह बन जाएंगे। इससे हमें ये मालूम चलता है कि क्वारंटीन जोन में अभी भी बहुत से लोग जिंदा हैं, लेकिन साशा को जीनिया की कोई बात पल्ले नहीं पड़ती और वह घबरा कर गार्ड को आवाज लगाता है, लेकिन गार्ड्स को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि साशा जीनिया से अपने माइंड में ही बात कर रहा था और जीनिया फिजिकली रूप से कमरे में मौजूद नहीं था। इन सभी घटनाओं की वजह से सर्कल ऑन ऑफ लाइफ के सारे सिविलियन रोड पर उतर आते हैं। वो सभी सोल्जर्स पर ही अटैक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब गवर्नमेंट की कोई चाल है। दूसरी तरफ हमें आउटपोस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे सोल्जर्स मल्टी ग्रुप बनाकर क्वारंटीन जोन के लिए मिशन पर रवाना होते हैं। सभी ग्रुप्स में से एक ग्रुप ओलेग और उसके फ्रेंड यूरी का होता है। रास्ते में उन्हें पूरा क्वारंटीन जोन डिस्ट्रॉय दिखाई देता है। एरोप्लेन के क्रैश होने की वजह से ब्रिज टूट गई थी, मैक्सिमम बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पहले भेजे गए आर्मी के टैंक हेलीकॉप्टर्स टॉयज की तरह बिखरे पड़े थे। यूरी ओलिया नाम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सेफ्टी क्रॉफ्ट टाउन में पहुंच जाता है, जहां उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन कैंप लगाना था। दूसरी तरफ ओलेग और एलेना अपनी टीम के साथ क्वारंटाइन जोन के कारकाइन नामक शहर में पहुंच जाते हैं। सभी टीम्स के सोल्जर्स अपने अपने एरिया में निगरानी कर रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें न तो वहाँ कोई इंसान दिखाई पड़ता है, न ही उनकी लाशें। नेक्स्ट सीन में साशा को दिखाया जाता है। तभी उससे मिलने आईडी नाम का आदमी आता है, जो कि दिखने में काफी वियर्ड लग रहा था। वो खुद को इंसानों जैसा एलियन बताता है। वो साशा के सुपर पावर्स की हेल्प से इन सभी इंसिडेंट को अंजाम देने वाले की खोज में था। वो एलियन कोई और नहीं आईडी का भाई रॉ था, और वो आईडी की तरह ही एक एलियन था। आईडी बताता है कि जब ब्लैक आउट हुआ था तब तुम सर्कल ऑफ लाइफ और क्वारंटीन जोन के बॉर्डर पर थे, जिस वजह से तुम में ये पावर आई है। साशा को कुछ समझ आता उसके पहले ही लेफ्टिनेंट मैरिना और उसके सोल्जर्स वहां आ जाते हैं और आईडी पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन आईडी मरीना के सोल्जर्स का माइंड मैनिपुलेट कर लेता है, जिससे सोल्जर्स को मरीना आईडी की तरह दिखने लगती है और आईडी मरीना की तरह दिखता है। इससे होता ये है कि सारे सोल्जर्स मरीना पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। आईडी मरीना से कहता है कि तुम्हारे मानव जाति को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ, इसीलिए एक बार शांत होकर मेरी बात सुनो। जिसके बाद मरीना आईडी को इंटेरोगेशन रूम में ले जाती है। आईडी बताता है कि वो और उसके लोग अर्थ के जैसे ही प्लैनेट के एक रेसिडेंट हैं और काफी साल गुजर जाने के बाद भी हम बूढ़े नहीं होते और न ही कभी मरते हैं जब तक उन्हें कोई मार ना दे। वो बताता है कि जल्द ही हमारे प्लैनेट का सूरज डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए हम लोगों को एक नई प्लैनेट की तलाश है और फिर हमने तुम्हारे प्लैनेट अर्थ को चुना। इसीलिए मुझे और मेरे भाई रॉ को अर्थ पर भेजा गया ताकि हम बाकी लोगों को यहाँ लाने के लिए अर्थ को अच्छे से तैयार कर सकें। और तो और धरती पर बनाई गई अंडर वाटर वर्ल्ड, पिरामिड जैसी चीजें 2 लाख साल पहले हम एलियंस ने ही बनाए थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि रॉ तुम सभी को खत्म कर दें, मैं उसे रोकना चाहता हूँ। अगले 48 घंटे में हमारी स्पेसशिप यहाँ पहुँचने वाली है। रॉ अपने प्लान के मुताबिक क्वारंटाइन जोन के सर्वाइवल को एज ए पपेट वेपन तुम लोगों पर इस्तेमाल करने वाला है। मरीना को आईडी की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। दूसरी तरफ यूरी की टीम को क्वारंटाइन जोन में एक लड़का दिखाई देता है जो कि अभी जिंदा था। वो लोग उसकी मदद करते हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो बच्चा उनमें से एक सोल्जर को चाकू से अटैक करके मार देता है, जिसके बाद यूरी को न चाहते हुए भी उस बच्चे को शूट करके मारना पड़ता है। ओलिया यह सब देखकर घबरा जाती है। हालांकि ये केवल लड़ाई की शुरुआत थी। रात होते ही क्वारंटीन जोन में रॉ के इशारों पर नाचने वाले पपेट सारे टीम पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद उन सभी के बीच भयानक जंग छिड़ जाती है। यूरी के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, इसलिए वो अपनी मदद के लिए आउटपोस्ट की तरफ फ्लेयर गन चलाता है।
बाकी के सोल्जर्स उनकी मदद को आते उसके पहले अदर टीम भी फ्लेयर गन के थ्रू मदद मांगने लगती है। अब ये बेचारे भी कंफ्यूज थे कि वो किसकी मदद को जाएं। मरीना को इस इंसिडेंट की खबर मिलते ही उसे आईडी की सारी बात सच होती दिखाई देती है। अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो आईडी की हेल्प लेने के लिए अग्री हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों आईडी मानव जाति की मदद करना चाहता है? क्यों वो अपने ही भाई को मारना चाहता है? क्या एलियंस के पास भी दिल और फीलिंग्स होती है? आईडी मरीना से कहता है कि रॉ को ढूंढने के लिए उन्हें साशा की जरूरत पड़ेगी। रॉ को मारते ही मैं उन ह्यूमन पपेट्स को कंट्रोल करके रोक सकता हूँ। मरीना आईडी और जिनिया के साथ आर्मी बेस पर पहुंचती है। किसी को भी आईडी पर भरोसा नहीं था कि वो उसकी मदद करेगा। इसी बीच यूरी की टीम पर एक बड़ा अटैक होता है, जिसे एक एक करके सारे टीम मेंबर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ यूरी और ओलिया ही जिंदा रह गए थे। पपेट्स की संख्या ज्यादा थी, जिस वजह से वह दोनों बाकी की टीम के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि साथ मिलकर उनका मुकाबला किया जा सके। इधर आईडी साशा को ध्यान लगाने में उसकी मदद कर रहा था ताकि वो रॉ के लोकेशन का पता लगा सके। कुछ देर कोशिश करने के बाद फाइनली रॉ के लोकेशन का पता चल जाता है, क्योंकि क्रॉस सिटी के एक बिल्डिंग पर है और वहीं से वो सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। ये वही सिटी थी जहां यूरी और ओलिया अकेले सर्वाइवल बचकर भागे थे। आईडी मरीना से तुरंत रॉ को ढूंढने को कहता है, फिर वो सभी निकलने की तैयारी करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पपेट्स ने सर्कल ऑफ लाइफ पर भी अटैक कर दिया है। इसका मतलब ये था कि रॉ का थर्ड वेव असर दिखाने लगा है। ज्यादा समय जाया न करते हुए आईडी मरीना और उसके सोल्जर्स क्रॉस सिटी के लिए निकलते हैं। साशा आईडी से कहता है कि रॉ ने मुझे देख लिया है, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे तुम अपने साथ ले चलो। लेकिन आईडी उसे कहता है कि तुम यहीं बेस पर सुरक्षित हो, वहाँ तुम्हें खतरा है, और ये कहकर आईडी मरीना के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। मरीना के बेस कैंप से कुछ दूर पहुँचते ही रॉ साशा की लोकेशन जान लेता है और उसे मारने के लिए बहुत सारे मिसाइल्स भेजता है। बेस कैंप पर मौजूद सारे सोल्जर्स उन मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और दूर खड़ी मरीना की आंखों के सामने पूरा बेस तबाह हो जाता है। अनलकी बेचारा साशा भी मारा जा चुका था। ये सब देखकर मरीना को बहुत गुस्सा आता है और वो आईडी पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है, तुम ये सब पहले से ही जानते थे, क्यों तुमने ये घटिया हरकत की? जिस पर आईडी उसे कहता है कि सिर्फ हम ही लोग ऐसे हैं जो पूरे मानव जाति को बचा सकते हैं। रॉ को साशा की लोकेशन का पता चलना ही था। अगर वो हमारे साथ होता तो अब तक हमारा भी कबाब बन चुका होता, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अगली सुबह यूरी और ओलिया को ओलेग की टीम मिल जाती है और थोड़ी देर बाद मरीना और उसके ग्रुप भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। सोल्जर्स ने सबको आईडी और सर्किल ऑफ लाइफ पर हुए हमले के बारे में सब कुछ बताया जाता है। इसका मतलब था कि अर्थ पर केवल वो लोग ही जिंदा बचे हैं। जिसके बाद सभी लोग टाइम जाया न करते हुए उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जहां से रॉ सभी को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन रास्ते में ह्यूमन पपेट्स उनका रास्ता रोकते हैं, जिसके बाद उन लोगों के बीच वॉर छिड़ जाती है। सभी सोल्जर्स समझ चुके थे कि ये वापस नॉर्मल नहीं हो सकते, इसीलिए वो सभी बिना उनकी जान की परवाह किए उन्हें मारते कुचलते टैंक से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ पपेट तो अपने शरीर में बंधे बॉम्ब के साथ बारिश की तरह उन पर गिर रहे थे, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद आर्मी ग्रुप इन पपेट से बचकर बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद आईडी यूरी और बाकी के कुछ सोल्जर्स को अपने साथ बिल्डिंग के टेरेस पर चलने को बोलता है और बाकी बचे सोल्जर्स पपेट का मुकाबला करने बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। और इसी के साथ फाइनली यूरी और आईडी का रॉ से सामना होता है। यूरी रॉ पर हमला करता है, लेकिन वो उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है। फिर हमें रॉ और आईडी के बीच ताबड़तोड़ फाइट देखने को मिलती है। वो दोनों एक से बढ़कर एक थे। दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे ओलेग और बाकी के सोल्जर्स को उन पपेट्स को रोकने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनकी संख्या लाखों में थी, जिस वजह से काफी सोल्जर्स मारे जाते हैं। और तो और वो लोग पेट्रोल से भरे ट्रक से उन पर हमला करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से कुछ को छोड़कर सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसका मतलब ये था कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा 5-6 ही रह गए थे जिन्हें उनका मुकाबला करना था। ओलेग और बाकी के लोग बिल्डिंग्स के ऊपर भागते हैं और सारे पपेट्स अपने लीडर रॉ की हेल्प करने बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। पपेट्स ऊपर आ पाते उसके पहले ही आईडी रॉ पर जोरदार हमला करता है और उसके सीने से एक एलियन टाइप दिल बाहर निकाल लेता है। मौका देखते ही यूरी रॉ के दिल में ग्रेनेड डाल देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रॉ की मौत के बाद आईडी को उन लोगों पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है और वो उन्हें एक ही झटके में मार देता है।
अब यूरी, ओलेग, एलिना, ओलिया, मैरिना और जीनिया एकमात्र इंसान अर्थ पर जीवित थे, लेकिन उन्हें ये जंग जीतकर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि जमीन पर करोड़ों बेगुनाह लोगों की लाशें पड़ी थी। पूरी दुनिया कब्रिस्तान बन चुकी थी। आईडी सभी को बताता है कि इंसानों में प्यार और रहम नहीं है, तो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए रॉ इंसानों को खत्म करना चाहता था ताकि एलियंस यहाँ शांति से रह सकें। लेकिन मेरा मकसद कुछ और ही था, और इसी के साथ इस मूवी के सबसे बड़े सच का खुलासा होता है। दरअसल आईडी मानव जाति की मदद इसलिए कर रहा था ताकि वो लोग उसे अपना मसीहा मान लें, इनफैक्ट उसे अपना भगवान मानना शुरू कर दें। जिनिया गुस्से में आईडी से कहता है, तुम सब जानते थे, फिर तुमने ब्लैक आउट होने से क्यों नहीं रोका? तो वो बताता है कि अगर मैं उसे रोक लेता तो किसी के दिल में मौत का खौफ नहीं होता, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, और तुम इतने लोग इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काफी हो। इसका मतलब ये कमीना शुरू से लेकर अंत तक अपना फायदा देख रहा था, जिसे अंजाम देने के लिए उसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। ये सब सुनते ही सभी को बहुत गुस्सा आता है और एलिना आईडी पर गन पॉइंट कर देती है, जिस पर यूरी उसे कहता है, अपनी गन नीचे करो, इसके जैसे लाखों आ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि जीनिया आईडी पर चाकू से हमला करता है, लेकिन आईडी उसके माइंड को मैनिपुलेट कर लेता है, जिससे मरीना मारी जाती है। क्योंकि वो उसे आईडी की तरह दिख रही थी, वोलेग गुस्से में आईडी को मारने आगे बढ़ता है। तभी यूरी उसे ऐसा करने से रोकता है, जिस वजह से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यूरी ओलेग को ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला होता है कि ओलिया यूरी को शूट करके इंजर्ड कर देती है, जिसके बाद आईडी ओलेग के पिता का रूप लेकर उसे कंफ्यूज करता है। इसी दौरान जीनिया आईडी के रियल बॉडी के साथ बिल्डिंग से जंप मार देता है और फाइनली जीनिया के साथ साथ आईडी भी मारा जाता है। अब सिर्फ ओलेग, ओलिया, यूरी और एलिना आने वाले एलियंस का मुकाबला करने के लिए जिंदा रह गए थे। कुछ ही देर में एलियंस की स्पेसशिप वहां लैंड कर जाती है। स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता, जिसके बाद वो लोग अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। ओलेग, ओलिया और एलिना अंदर जाते हैं, जहां उन्हें लाखों एलियंस के चैम्बर्स दिखाई पड़ते हैं, जिसके अंदर वो सभी सो रहे थे। तभी चैम्बर के अंदर कुछ अजीब सा लिक्विड फ्लो होने लगता है, जिससे उन सभी को होश आने लगता है। एलिना बताती है कि ये जरूर उसका ऑक्सीजन सप्लाई होगा, इसीलिए उनके जगने से पहले ओलेग एक एक को शूट करके मारने लगता है। उनके पास उतनी बुलेट और टाइम नहीं था, जिसके बाद वो लोग दिमाग लगाते हैं और मेन सप्लाई के पाइप को तोड़ देते हैं, जिस वजह से वो सारे एलियंस जगने से पहले ही मारे जाते हैं। अब बस कुछ चैम्बर बाकी रह गए थे, जिनमें उन्हें एलियंस के मासूम बच्चे दिखाई देते हैं। तो उन लोगों को आईडी की कही हुई बात याद आ जाती है कि इंसान मतलबी और बेरहम होते हैं, इसीलिए वो लोग बेबी एलियंस को नहीं मारते। कुछ ही समय बाद सारे बेबी एलियंस बाहर आ जाते हैं, जो कि दिखने में आईडी की ही तरह थे, और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।